नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दिल्ली के चुनावी दंगल में बाबाओं की भी एंट्री हो गई है। जहां एक और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दिल्ली चुनाव से ऐन वक्त पहले पैरोल मिली है, वहीं शरीयत कानूनों की वकालत करने वाले बदरुद्दीन अजमल सेकुलरिज्म की बात करते हुए मुस्लिम वोटरों को आगाह कर रहे हैं। साफ है कि एक बाबा राम रहीम के चेलों से जहां बीजेपी का भला होगा, वहीं दूसरी ओर बदरुद्दीन जैसे लोगों की सलाह आम आदमी पार्टी को रास आ रही है, जिससे अब उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस की ओर रुख नहीं करेंगे। बात करें सच्चा सौदा की, तो सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम पैरोल मिलने के बाद सिरसा के डेरा में पहुंचे। यह पैरोल दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले मतदान से कुछ दिन पहले आई है। सिरसा मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार समेत कई जिलों के डेरा के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या है। गुरमीत राम रहीम ने जेल से बाहर आने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर समर्थकों के लिए संदेश जारी किया है। अपने वीडियो मैसेज में राम रहीम ने अपील की है कि उनके समर्थक सिरसा नहीं आए और डेरा के सेवादारों को निर्देश का पालन करें। इससे पहले राम रहीम को लोकसभा चुनाव से पहले भी पैरोल मिली हुई थी। दिल्ली में जातिगत आंकड़ों को देखें तो राम रहीम की रिहाई के कई मायने निकाले जा सकते हैं। दिल्ली में जातिगत आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी भी पहली बार बनिया पंजाबी समीकरण से आगे बढ़कर जाट गुज्जर वोटरों पर दांव लगा रही है, उनको प्रमुखता दे रही है। पहले के चुनाव में बीजेपी का पूरा जोर बनिया और पंजाबी वोटरों को अपने पक्ष में करने का रहता था। इस बार इनके साथ जाट गुज्जर वोटरों को रिझाने की बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी ने 68 में से 11 जाट नेताओं को टिकट दिया है, जो टिकट के लिहाज से जाटों की संख्या के हिसाब से 16% जाता है। गुज्जर वोटरों की बात करें तो यह 8% बैठता है। दिल्ली के उत्तर से नरेला, दक्षिण में बदरपुर तक 20 विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी है। अगर हम जाट, गुज्जर, पूर्वांचली और दलित को एक साथ मिला ले तो यह समीकरण दिल्ली के दंगल में वो पार्टी सरकार बना लेती है जो इनका दिल जीत लेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के पहले सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी जाट थे। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा भी जाट रहे। दिल्ली के गांवों की बात करें तो कुल 364 में से 235 गांव जाट बहुल है। दक्षिणी दिल्ली में गुर्जर वोटरों की अधिकता दिखती है। दक्षिणी दिल्ली में 54 में से 22 गांव गुर्जर बहुल है, जिनकी जनसंख्या तकरीबन 4.5 लाख है, जो वोटर बताए जाते हैं। बात जाट जनसंख्या की करें तो दक्षिणी दिल्ली में 54 में से 17 सीटें जाट बहुल है, जिनमें 2.5 लाख वोटर हैं। जाट प्रतिनिधित्व की बात करें तो 10 में से 9 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं मौजूदा समय में, और जाट आबादी की 85% जनसंख्या हिंदू है। वहीं सोमवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सेकुलर लोगों से आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की है। शरीयत कानून की वकालत करने वाले और दंगों के आरोपी बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुल्क के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और खराब हो भी चुके हैं। मैं दिल्ली के तमाम सेकुलर मतदाताओं से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अपने सेकुलर वोटों को बंटने न दें और न बांटने दें। आपने सारे वोट जमा करके आम आदमी पार्टी को दीजिए। अरविंद केजरीवाल को फिर से सरकार बनाने का मौका दीजिए। उनके पिछले दिनों के काम को लोगों ने बहुत सराहा है। 2 बार लोग उन्हें जिता चुके हैं, इस बार भी जिताइए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बंद करके
आपके काम कर सकें, यही मेरी गुजारिश है। बदरुद्दीन के सेकुलर बोल के कई मायने लगाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी बदरुद्दीन के सेकुलर बोल के जरिए एक तरह से 12% मुस्लिम आबादी वाले वोटरों को रिझाना चाहती है और एक मुश्त वोट चाहती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी बदरुद्दीन अजमल को आजमा रही है, लेकिन निश्चित दूरी बनाकर हिंदू वोटरों को भी आशंकित नहीं करना चाहती। दिल्ली के पिछले 3 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो पता चलता है कि पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य, जाट मतदाताओं के हाथ में सत्ता की चाबी रही है। दिल्ली में 81% हिंदू वोटर हैं, 12% मुस्लिम वोटर हैं, 5% सिख हैं और 1% जैन और बौद्ध हैं। दिल्ली की सियासत में उत्तराखंडी, ब्राह्मण और दलित वोटर भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। दिल्ली में कुल 25% वोटर पूर्वांचली हैं। इसीलिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दल इनको रिझाने लुभाने में लगे हुए हैं। पंजाबी वोटरों की बात करें तो 22% वोटर इसमें शामिल है, जिनमें से 10% पंजाबी खत्री वोटर हैं, जबकि उत्तराखंडी 6% वोटर बताए जाते हैं। जाति जनसंख्या की बात करें तो जाट 8%, वैश्य 8%, ब्राह्मण 10%, जो कि आने वाले समय में बताया जा रहा है कि यह 20% तक हो सकते हैं। दलित 17%, गुर्जर 3%, यादव 2% और राजपूत 1% हैं। तो यह रहा जाति समीकरण और जाति आंकड़े। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर हैं, और भूपेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक भी रहे और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हरिमोहन कौशिक जी, पहला सवाल यही, क्या दिल्ली के चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की काट राम रहीम हो सकते हैं? सर थैंक यू, आज आपने मुझे बुलाया। सर बदरुद्दीन अजमल, मैं अगर सही पहचान पा रहा हूं तो जहां तक मैं जानता हूं, अभी ये जो चुनाव हुए थे इसमें 10 लाख वोटों से हारे थे अपनी सीट पर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो सर ऐसी सिचुएशन में जो आसाम के अंदर बांग्लादेशी जो रिफ्यूजीज हैं या इलीगल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, उस सीट के ऊपर अपने वोट नहीं, अपनी सीट पर ये 10 लाख वोटों से हारकर उसे नहीं बचा पा रहा, तो वो दिल्ली में कितना इम्पैक्ट डालेगा, माफ कीजिएगा मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। हाँ, एक मैसेज आ गया है। इस मैसेज से अगर इसको आम आदमी पार्टी थोड़ा ज्यादा हवा देगी तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हिंदू वोट को जरूर कंसोलिडेट करेगा अगर ज्यादा हवा देगा तो, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों से अपने आप को थोड़ा सा अलग हटा के दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मौलाना साजिद रशीदी मौलानाओं के साथ केजरीवाल के घर के बाहर खड़े होते हुए दिखाई दिए, उसमें साफ नजर आ रहा है, वरना केजरीवाल उस मामले को कभी मुद्दा नहीं बनने देता। अब सर दूसरी चीज, अजमल का आना क्या राम रहीम से कंपेयर करें या फिर ओवैसी से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है अजमल का जो बदरुद्दीन अजमल है, इसको कहीं ना कहीं ओवैसी से अगर कंपेयर किया जाए कि ओवैसी जो वोट काटने की कोशिश कर रहा है कई मुस्लिम सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अजमल की एक पकड़ जबरदस्त है और वो पकड़ वो है जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, जिनको वो आसाम में रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं बदरुद्दीन अजमल को अपना मसीहा जरूर मानते हैं। अब वो बांग्लादेशी यहाँ कितने इन्फ्लुएंस हो पाएंगे या वो जेन्युइनली इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे, ये देखने लायक है। पॉसिबली अगर वो हुए तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से ओवैसी सिर्फ 2 सीटें लेकर भी मुसलमानों की आवाज बना घूमता है, आज के दिन जिस तरीके से बांग्लादेशियों को भगाने का मुद्दा चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है अगर केजरीवाल की ये बात कामयाब, ये जो चाल है कामयाब हुई, तो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर बदरुद्दीन अजमल भी जहां जहां बांग्लादेशी मुसलमान प्रेजेंट है वहां उसकी आवाज सुनाई दे सकती है। और रही बात सर राम रहीम की, ठीक है पैरोल मिल गई है, क्या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया? मुझे नहीं लगता, कि मैंने अभी तक ढूंढा, कोई मिला नहीं मुझे।
अगर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया तो हाँ, वो कुछ वोटों को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों को आमने सामने रख के देख पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है अभी। मैं इसलिए कह रहा था आपको कि राम रहीम का अपना महत्व है। इनके जो वोटर होते हैं, राम रहीम के समर्थक जो होते हैं, साइलेंट वोटर होते हैं। चुनाव के एक दिन पहले संदेशा जाता है और वो संदेशा इतना गुप्त और अहमियत रखता है कि एक ही बार में करोड़ों वोटर एक साथ बीजेपी को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, जिसकी तरफ राम रहीम कहते हैं ऐसा माना जाता है। और दिल्ली में भी उनके समर्थक बड़ी संख्या में हैं। जाट गुजरों में उनकी अच्छी खासी पैठ है। और जाति समीकरण दिल्ली के बारे में जो परसेप्शन था कि यहाँ कास्ट बेस्ड वोटिंग नहीं होती है, अब जो समीकरण दिख रहे हैं, जिस तरीके को वोटों का बंटवारा हो रहा है, उससे तो साफ है कि अब ये जो मैंने जाति आंकड़े गिनाए वो काफी महत्वपूर्ण फैक्टर बनेंगे। हरिमोहन कौशिक जी, सवाल बस इतना है कि क्या पुजारियों को, ग्रंथियों को सैलरी देकर एक तरीके से हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है और मुस्लिमों के लिए बदरुद्दीन अजमल को लाके एक अलग तरीके का संदेश दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? हाँ सर, ये पक्की बात है कि आम आदमी पार्टी इसमें कहीं ना कहीं दो चीजें कर रही है। एक तरफ मुस्लिम वोट को मजबूती से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है बिना बोले, बहुत ही साइलेंटली, जिसमें बदरुद्दीन अजमल का आना इसी तरफ इशारा है। और अंदर खाते जो अमानतुल्लाह खान कर रहा है इस टाइम पर, वो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि हाँ, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन के ऊपर आम आदमी पार्टी पूरा फोकस कर रही है। और साथ में असलियत में जो हिंदू पुजारियों और ग्रंथियों को जिस तरीके से 18,000 रुपए महीने का मानदेय देने की, सम्मान राशि देने की कोशिश की घोषणा की गई है, यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व की कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि ताकि केजरीवाल ये कहे कि मैं मुसलमानों के साथ नहीं हूं। हिंदू जो बीजेपी की कट्टरता के, सो कॉल्ड कट्टरता को पसंद नहीं करता, वो मेरी तरफ आके वोट दे। और सर, एक फैक्टर तो है इसमें, और वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, और हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर शिफ्ट होता है, बीजेपी के अल्टरनेटिव फॉर्म में काम करता है। कांग्रेस इस चीज को मिस कर रही है। केजरीवाल ये दाव खेल चुका है कि जो बीजेपी को कट्टर मानकर और अपने आप को लिबरल और सेक्युलर मानकर वोट डालना चाहते हैं, वो केजरीवाल की तरफ जा सकते हैं। केजरीवाल ऐसा खेल कर रहा है सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर। भूपेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। ना बटने देंगे ना बांटने देंगे। बदरुद्दीन अजमल के सहारे आम आदमी पार्टी की नैया पार होगी, या बदरुद्दीन अजमल, जैसा बता रहे हरिमोहन कौशिक जी, अपना चुनाव तो निकाल नहीं पाए, कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, इसके राजनीतिक समीकरण के मायने बहुत कठिन है और बहुत सरल भी हैं। देखिए क्या है, परिवेश में अगर लोकसभा चुनाव बदरुद्दीन अगर हारे हैं तो वो एक पता है कि बांग्लादेशी वोट यूनाइटेड हुआ और वो बांग्लादेशी वोट के कारण वो जीते। और निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुस्लिम के नेता नहीं है, मुस्लिम के नेता है, मुस्लिम। और दूसरी बात, वो मौलाना लिखते हैं, वो हज गए हैं और धार्मिक तरीके से जो क्रियाएं होती हैं वो करते हैं। तो अब देखिए, एक जो पहले हम राजनीति के परिवेश में देखते थे कि मुस्लिम वोट जो बंटता नहीं था, वो बंटने की स्थिति में क्या है, जो ओबीसी जी की पार्टी है और जो दूसरा जो धड़ा है जो यूनाइटेड आप में जाता था या कांग्रेस में शिफ्ट होता था, या हम दूसरे चुनाव में देख लें कि सपा में शिफ्ट होता था, वो वोट अब डिवाइडेड हो रहा है। और जो डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन को यूनाइटेड बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि उस जाति के नेताओं को उसके साथ लाने की कोशिश की जा रही है। उसका राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा ये अलग विषय है, लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है। और भूपेंद्र सिंह जी, सीधा सवाल, हरिमोहन कौशिक जी कह रहे हैं अजमल की तुलना ओवैसी से की जा सकती है, तो अब अगर मान लीजिए कि दोनों आदमी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, दिल्ली के मुसलमानों पे किसका ज्यादा प्रभाव, ओवैसी का या बदरुद्दीन का?
देखिए, हिंदी बेल्ट में ओवैसी का ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि वो असम से जीत के आते हैं और असम की भाषा और वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की एक राजनीति एक सीमित हो जाती है। और जिस तरह से ओवैसी ने अपने प्रसार को बढ़ाया है, उसको नहीं नकारा जा सकता है। उनकी अच्छी हिंदी में कमांड है और उन्होंने एक जाति का सिंबल के रूप में चुनाव लड़ा है और आक्रामक बोलते हैं, कट्टरपंथी को दिखाते हैं, अपनी मोलटी और अपने इस्लाम के बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं। तो वो निश्चित रूप से उनका परिवेश भी वही है और इस तरह से, और उनका कंबाइंड भी यही है कि दलित और ओबीसी और मुस्लिम को मिला के एक पैक्ट बनाया जाए, जिसके कारण पैक्ट की एक राजनीति के रूप में एक सत्ता की भागीदारी हो। तो ओबीसी ज्यादा सशक्त है इसमें निश्चित। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सत्ता में रूप में आप पार्टी है दिल्ली में, और उसके साथ जो 20 साल से सत्ता से विहीन है बीजेपी, और बीजेपी लगातार 10 साल से सेंटर में है और वो इस चुनाव को उस परिप्रेक्ष्य में लड़ रही है कि इस धुरी में लड़ना चाहती है। तो उसने बड़े बड़े अपने नेताओं को उतार दिया है जो कि थे, और जो जाट का और हिंदू जो वोट है वो उसको जो डाइल्यूट करना चाहती थी आप पार्टी, वो चाहती है कि वो यूनाइटेड हो और मुस्लिम डाइल्यूट हो, और जिसका फायदा बीजेपी को मिले। और आप चाहती है कि जो मुस्लिम वोट है वो डिवीजन ना हो और हिंदू वोट भी हमको और ज्यादा मिले, और उसके लिए उसने योजना बनाई है। अब जो आपने एक महत्वपूर्ण बात करी थी कि ये नेताओं का प्रभाव, जो जब आचार संहिता की जब चुनाव प्रचार बंद होते हैं और 48 घंटे में जो काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वही वोट निर्णायक होता है, और वो जिस तरफ शिफ्ट हो जाता है वो कैंडिडेट और वो पार्टी जीत जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 48 घंटे जब चुनाव प्रक्रिया जब समाप्त होने की ओर होता है उनका प्रचार प्रसार के, उस समय में जब ये डोर टू डोर जो होता है और जो प्रचार की जो गतिशीलता जिस तरह से आती है और जो वो मानस पटल पे एक नया अपना प्रभाव छोड़ती है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो अभी तो एक रेस का है, लेकिन अब निश्चित रूप से 3-4 दिन बचे हैं और जिसमें एक बहुत ही बड़ी रेस आएगी, और जिसमें धर्माचार आएंगे, धर्मगुरु आएंगे, चाहे वो मुस्लिम जाति के हों और जो मुस्लिम और नेता हैं और हिंदुओं के भी नेता हैं, जिसमें जो जातिगत कमांड है, जिसमें राम रहीम की जाट में अच्छा पहलू है, उनके बहुत लाखों लोग अनुयायी हैं और वो कन्वर्ट होने की क्षमता रखेंगे। अब राजनीति हमेशा एक भविष्य और अपने मैनिफेस्टो के रूप में काम करता है। उन्हें जो जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, 18,000 रुपए देने के लिए संतों को दिए, तो वो एक डिवीजन तो किया है, लेकिन अब ये डिवीजन कितना बड़ा कारगर साबित होगा ये दिखने वाली बात होगी। डिवीजन हो पाता भी है कि नहीं होता है ये दिखने वाली बात होगी। हरिमोहन कौशिक जी, जब मैं जातिगत आंकड़ों को देख रहा था तो एक बात मुझे चौंकाई वो बात की ब्राह्मणों की संख्या दिल्ली में 10% से बढ़कर बताया जा रहा है 15-16% हो गया है। इसके क्या मायने निकाले जाए? अचानक ब्राह्मण क्या दूसरे जगहों से यहाँ आके कंसोलिडेट हो रहे हैं? सर देखिए, ब्राह्मण कम्युनिटी इस तरीके ये एक शिक्षा आधारित कम्युनिटी है। ये बहुत ज्यादा आपको खेतीबाड़ी में या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं दूसरे काम बिजनेस में नहीं मिलेंगे। इनका काम जो है, अगर हम देखें तो दो इतिहास उठाकर भी देखेंगे तो 2 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो या तो शिक्षा के क्षेत्र से, ज्ञान के क्षेत्र से, या प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी फोर्स नहीं, नॉन फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। और नॉर्मली अगर हम देखें तो पहले बेशक ब्राह्मण जब शहर, हमारे देश के शहर जब खत्म होने लगे तो ब्राह्मण शहरों से गांव की तरफ पलायन कर गए, और गांव में भी खेतीबाड़ी कम और गांव में पूजा पाठ और मंदिर वगैरह ये ज्यादा काम कर रहे होते थे, या शिक्षा से जुड़े काम ज्यादा कर रहे होते थे। आज के दिन ब्राह्मणों के अंदर जो शिक्षा शुरू से शिक्षित तो रही है, तो सब जैसे जैसे शहरों में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, इनका सबसे ज्यादा पलायन बढ़ा, और जैसे जैसे पलायन बढ़ा शहरों में, ना केवल दिल्ली, अगर शहरों की परसेंटेज उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा शहरों में इनकी परसेंटेज लगातार बढ़ रही है। का सबसे बड़ा शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को, ग्रंथियों के बहाने इन वोटरों को साधने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है कि अगर यही परिस्थितियां हैं और पूर्वांचली वोटर जो 25% बताए जा रहे हैं, ये 25% वोटर किसकी तरफ मूव करेंगे भूपेंद्र सिंह जी? देखिए,
निश्चित रूप से ब्राह्मणों के पहले अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व जो पार्टी का अगर रही तो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, और कांग्रेस को ब्राह्मणों ने काफी लीडिंग दी और उनको पार्टी ने भी दी। लेकिन जब 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी ही कहलाती थी। पूरा श्रमण वोट उनमें शिफ्ट हुआ, लेकिन पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ प्रतिशत उनके साथ भी अगुवाई रही। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस अपनी अस्मिता को छोड़ती गई और राजनीति की धुरी से दूर होती गई, सत्ता की धुरी से भी, तो उससे वोट बीजेपी में ज्यादा शिफ्ट हुआ। अब जिस तरह से बात हो रही है कि शिक्षित होता है ब्राह्मण और नौकरी पेशा होता है, और परंपरागत जरूर उनकी जो भी चीजें होती हैं, जो उनके कृषि व्यवसाय भी हैं, लेकिन अधिकांश नौकरी पेशा व्यक्ति है और शिक्षित है। तो शिक्षित हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है। और इस दूरी में मैंने लोकसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह जी, तो उस समय मेरा सवाल ये था, वो तो सवाल हो गया जवाब। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के जितने वोटर है उसमें 25% पूर्वांचली वोटर हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? पूर्वांचली किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ, या कांग्रेस की तरफ? देखिए, पिछले विधानसभा में तो निश्चित रूप से आप पार्टी को इनका वोट मिला था और इन्होंने उसकी राजनीति भी की थी। लेकिन अब वर्तमान समय में ये देखा जा सकता है कि बीजेपी ने जिस तरह से प्रयास किए हैं, और बीजेपी के जैसे पूर्वांचल के ब्राह्मण मनोज तिवारी नेता रहे और उनकी स्वीकृति भी रही है, तो वो प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास ब्राह्मणों का वोट, अधिकांश वोट बीजेपी में जाएगा और आपको भी वोट मिलेगा, लेकिन उतना वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो उनके कैंडिडेट और कैंपेनिंग है वो बीजेपी में ज्यादा है। और बीजेपी के चाहे आप पार्टी के अध्यक्ष देख लें, वहां से पहले सतीश उपाध्याय थे, वो भी ब्राह्मण थे, और अभी जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो रंगमंच के और पूर्वांचल के बड़े ही फेमस अभिनेता हैं और राजनीति में आए हैं, तो उनका भी निश्चित रूप से बड़ा ही काम है। और तो मुझे लगता है जो प्रभाव आप बता रहे हैं दिल्ली तक ही सिमट गया है। चूंकि अगर कांग्रेस की मौजूदा राजनीति की बात की जाए, बीजेपी के भी मौजूदा राजनीति की बात की जाए, तो इस समय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है। संगठन की बात की जाए या पदों की बात की जाए, बीजेपी यहां तक कहती है कि हमारे यहां पद व्यक्ति देखकर बांटे जाते हैं, न कि जाति देखकर। उसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रभाव बढ़ा है तो ओबीसी और दलित जातियों का प्रभाव पड़ा है बीजेपी में। लेकिन दिल्ली में कुछ समीकरण अलग तरह के हैं, जिसके कारण से यह देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर सवाल है, क्या यह दिल्ली की राजनीति का पतन दिखा रहा है कि अब हम जात की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, या इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है दिल्ली की इस चुनाव के नतीजों को लेकर या इस परसेप्शन को लेकर? जी हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, इस टाइम पर दोषी तो खैर, जिसे हम इस टाइम पर परसेप्शन की अगर बात की जाए तो दिल्ली के चुनावों में केजरीवाल जो मतलब एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस केजरीवाल के पास कुछ बचा तो है नहीं पूरे के पूरे चुनाव में बताने के लिए कि वो करेगा क्या। गलती मानकर उसने मास्टर स्ट्रोक खेलने की जो कोशिश की थी वो बैकफायर कर गया कि हाँ, जब ना साफ नहीं हुई मैं मानता हूँ, पानी साफ नहीं हुआ मैं मानता हूँ, बिजली नहीं पहुंचा हुआ, मतलब और भी बहुत सारे काम नहीं कर पाया मैं मानता हूँ, आगे करूंगा। तो बीजेपी वही खेल रही है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर अमित शाह जी भी आ गए, योगी जी भी आ गए और कहते तुम डुबकी लगा के दिखाओ। अब केजरीवाल को समझ में आ गया, और जिस तरीके से नई दिल्ली में वो हार रहा है और पूरे के पूरे उसके सारे क्षत्रप हार रहे हैं, तो सर अब केजरीवाल के पास झूठ एकमात्र साधन बचा है। और जो एकमात्र साधन झूठ बचा है, मक्कारी मतलब झूठी वर्ड यूज कर लेते हैं सर, उसके बिहाफ पर जैसे आज भी उसने आरोप लगाया है कि 10 लाख करोड़ का अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया, तो सर उसके बिहाफ पर जो काम हो रहे हैं वो आपके सवाल का जवाब है कि जिस तरीके से इस समय पर ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करके एक झूठा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, बन रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। वो अब नैरेटिव कितना ग्राउंड लेवल पर जा पाता है वो देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की भाषा बोल रहा है आज के दिन केजरीवाल, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो कह रहे हैं कि सब कुछ बेच देंगे, अब ये कह रहे हैं कि यार 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। ऐसे लग रहा है जैसे राहुल गांधी को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि युवा
उन वोटरों को भी लुभा सके जो कांग्रेस के वोटर हैं। हालांकि अब की उनके सामने कड़ी चुनौती है। अब आम आदमी पार्टी के वोटर भी अगर जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ तो यह आम आदमी पार्टी का बड़ा नुकसान है। कई जगह कई सर्वे में दिखाया जा रहा है, जो सट्टेबाजों वाला सर्वे है उसमें भी साफ हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सीटें घट रही हैं। यह आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।